Hello everyone. So once again I am back. As I had promised in the previous lecture that we will resume our session after 8 to 9 days as I was busy somewhere. So thank you for being connected, for being in touch with the channel. तो स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं. जितना भी हमारा सेगमेंट रह गया था 2019 सीसैट पेपर के रिगार्डिंग उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. या तो इसी लेक्चर के अंदर, इसी सेशन के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. अदरवाइज़ एक लेक्चर और लग सकता है. अगर आज विद इन द टाइम फ्रेम अगर नहीं कंप्लीट हो पाया तो आने वाले लेक्चर के अंदर तक हम सारा का सारा 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके होंगे. ठीक है, तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं अप टू दिस क्वेश्चन जहाँ पर हमें बताना था मीन मार्क्स. ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर ये पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग विद फ्लोर 1 to 5 इज पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स. ठीक है, एंड ओनली 1 कलर इज़ यूज टू पेंट अ फ्लोर. यानी कि हमारे पास 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st 4 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है. ठीक है, सॉरी 5 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है और उसको 4 डिफरेंट कलर से पेंट किया गया है. अब देखो 4 डिफरेंट कलर जो है मुझे नहीं पता ना कौन से हैं, तो मैं 4 डिफरेंट कलर को क्या मान लेता हूँ, C1, C2, C3 एंड C4. ठीक है, अब आगे दिए हुए हैं कुछ स्टेटमेंट और उनके बेसिस पे इंश्योर करना है कि एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स. अच्छा, ये हमें इंश्योर करना है यूजिंग दीज डिफरेंट 4 कलर्स. तो इसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट है, उनके बेसिस पे हमें आंसर बताना है कौन सा करेक्ट है, यानी कि किसके बेसिस पे हम इंश्योर कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द मिडल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर. अगर मिडल 3 फ्लोर्स को डिफरेंट कलर से पेंट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं C1 मान लूँ, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3. ठीक है, तीनों अलग अलग कलर हैं. अब इसके बेसिस पे जस्ट वेट, अब इसके बेसिस पे क्या ये इंश्योर किया जा सकता है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स डिफरेंट कलर के होंगे? नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ पर अगर 5th फ्लोर पे C1 कलर हुआ तो बिकॉज कोई ना कोई एक कलर तो रिपीट होगा ना. 4 ही डिफरेंट कलर है और 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, किसी एक कलर को रिपीट होना पड़ेगा. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा कलर है जो रिपीट होने वाला है और किस फ्लोर पे होने वाला है. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना कि C1 अगर यहाँ हो जाए तो तब तो इंश्योर नहीं हो पाएगा ना कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर्स पे डिफरेंट कलर, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 नहीं बता पाएगा. अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 2 पे लिखा है द 2nd एंड 4th फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स. यानी कि 2nd और 4th, फॉर एग्जांपल इस पर मान लेते हैं C2 और यहाँ C3, लो ऐसा कर लेते हैं, अलग अलग कलर से पेंट है. क्या इससे इंश्योर हो जाएगा? नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगर यहाँ पे C3 आ जाए, यहाँ पे C3 आ जाए या फिर यहाँ पे C2 आ जाए तो कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर्स पे डिफरेंट कलर नहीं इंश्योर कर पाएंगे. ठीक है, तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट फेल हो रहे हैं. अब थर्ड वाले को ध्यान से देखते हैं. थर्ड वाला कह रहा है स्टेटमेंट द 1st एंड 5th फ्लोर आर पेंटेड रेड. यानी कि पहला और 5वां रेड कलर से अगर पेंट कर देते हैं. ठीक है, अब आप देखो 1st पे और 5th पे एक कलर यूज़ हो चुका है, यानी कि बचे हुए जो 3 कलर होंगे वो डिफरेंट कलर के ही बचे होंगे, बिकॉज कोई एक कलर रिपीट होना था. तो यानी कि अब जो मिडल 3 फ्लोर्स है ना, इसमें डिफरेंट कलर ही आएंगे, C1, C2, C3. यानी कि अलग अलग कलर ही आ सकते हैं, बिकॉज 2 जो सेम कलर के पेंट करना था वो तो कर चुके हैं ना. और देखो कॉन्सिक्यूटिवली सारे के सारे डिफरेंट कलर्स पे हैं फ्लोर्स. तो यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वही सिर्फ अकेला काफ़ी है. ओनली स्टेटमेंट 3 इज़ सफिशिएंट. तो आंसर हमारा B हो जाएगा इस बात को इंश्योर करने के लिए. ठीक है, अब हम ये सोचें कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कंबाइन करके देखेंगे तो क्या उससे आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज अब आप देखो जो इसने बात कही, अगर दोनों को कंबाइन भी कर दोगे ना, दोनों स्टेटमेंट को, तो एक ही बात फॉलोअप कर रही है कि जो फ्लोर 2 है और फ्लोर 4 है, ठीक है, वो डिफरेंट कलर के तो हो रहे हैं पहले स्टेटमेंट के हिसाब से भी, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पर C1 आ सकता है या फिर यहाँ पर C3 आ सकता है, कोई भी कलर आ सकता है ना. तो सिर्फ स्टेटमेंट 3 ही सफिशिएंट है. सो दैट इज़ वाई आवर ऑप्शन इज़ ओनली 3, यानी कि B आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो इसके अंदर कहा गया है ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर्स. ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड. अच्छा, यानी कि कितने अलग तरीक़ों से हम उस क्यूब को पेंट कर सकते हैं जब हम किसी भी फेस, क्यूब के किसी भी फेस को या तो ब्लैक से पेंट कर सकते हैं, वाइट से. ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं ताकि अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. अदरवाइज़
गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो जस्ट वेट। अब हमारे पास ये क्यूब है तो इसको नंबरिंग दे देते हैं इसके फेसेस को, बिकॉज टोटल 6 फेसेस हैं इसके पास, तो नंबरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ नंबर 1 फेस, दिस इज़ नंबर 2, दिस वन इज़ नंबर 3। इसको थोड़ा साइड में मैंने इसलिए लिखा इस वॉल के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको दे देते हैं नंबर 4 जो सीलिंग वाला है। फ्रंट वाले को जो सबसे हमारी साइड है, जिस वॉल का फेस हमारी तरफ है, उसको दे देते हैं नंबर 5। और जो बैक साइड में वॉल है उसको सर्कल में कर देता हूँ नंबर 6, ठीक है। तो 6 फेसेस हमारे सामने हैं। अब इसको डिफरेंट ब्लैक एंड वाइट कलर से पेंट करना है तो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ब्लैक कलर, इधर लिख देता हूँ वाइट कलर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि पहले अगर एज्यूम करें कि 6 के 6 फेसेस को मैं ब्लैक कलर से पेंट कर दूँ तो वाइट पे 0 आएंगे। और यही सिचुएशन को अगर रिवर्स कर दें सिचुएशन को, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 केसेस तो यही बन चुके हैं। तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ 2 वेज तो यही आ चुके हैं, 2 तरीके, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, जब मैं करता हूँ एक फेस पे ब्लैक और बाकी बचो 5 पे वाइट, ठीक है। यानी कि किसी भी एक फेस पे, चाहे वो 1 हो, 2, 4 या फिर 3 कोई सा भी हो, उस पर एक पे ब्लैक कर देता हूँ, बाकी बचों पे क्या होगा, 5 आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है। अब इसी चीज़ को रिवर्स कर दें तो ये भी मेरे पास कितने वेज आ चुके हैं, 2 तरीके। अब मैं क्या करूँ, 2 पे ब्लैक हो और 4 पे वाइट हो। देखो अब इसके अंदर ना, अगर मैं कोई भी 2 फेस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2, फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2 पे अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ तो एक तरीका तो ये हुआ। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो अभी तो यहाँ पे एडजस्टेंट है, 1 और 2 एडजस्टेंट फेसेस है। लेकिन 1 के साथ अगर मैं 2 को ना करता, फॉर एग्जांपल 2 को नहीं करता, 2 के बजाय मैं कलर करता 4 पे, जस्ट वेट, 2 के बजाय अगर मैं 4 पे कलर करता ब्लैक, तो क्या हो जाता, जो नंबर मतलब तरीका देखो ना, अब डिफरेंट वे से कलर करना है। फेस तो भले ही आप 2 ही सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन लोकेशन जो होती है, पोजीशन तो चेंज हो रही ना। क्यूब के अंदर पहले एडजेसेंट फेसेस थे, अब अपोजिट फेसेस हो गए। तो यानी कि अगर 2 जगह पे 2 फेस पे मुझे ब्लैक करना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 तरीके एक ही चीज़ में हैं, तो अगर इसी सिचुएशन को आप रिवर्स करोगे तो एक के साथ अगर 2 हैं तो अगर रिवर्स करेंगे तो 4 केसेस इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि टोटल अभी तक आपके पास 8 वेज आ चुके हैं, ठीक है। अगर 8 वेज आ चुके हैं, अब इसके बाद देखो, अगर मैं 3 पे ब्लैक करूं तो 3 पे वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस चीज़ को और अच्छे से देखो अब, कि जब आप किन्हीं 3 के ऊपर कोई एक कलर करते हो तो क्या पोजीशन पे इम्पैक्ट आएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कलर कर देता हूँ फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 ब्लैक से, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कलर इस पर कर रहा हूँ, फेस 1, 2 और 4, ठीक है। तो एकदम से सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिवली आपस में जुड़े हुए हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और फेस नंबर 4। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, एक पोजीशन ये हो सकती है, लेकिन एक पोजीशन आप ये भी देखो ना, अगर मैं 1, 2, 4 की जगह पेंट कर देता हूँ ब्लैक से 1 को, 2 को और 5 को, अब आप देखो ये किसी एक वर्टेक्स के साथ पोजीशन से जुड़े, यानी कि तीनों के फेस का सेम कलर का एक वर्टेक्स मिल चुका है। यानी कि 2 डिफरेंट पोजीशन से मैं इसको कलर कर सकता हूँ इस सिचुएशन में भी, ठीक है। अब लेकिन आप ये देखो, अगर आप इस तरीके से कलर करते हो ना, तो आप रिवर्स भी करोगे ना तो भी वही चीज़ आएगी, बिकॉज 3 पे तो तब भी ऑटोमेटिकली 3 पे वाइट अपने आप पे रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि आप यहाँ पे रिवर्स नहीं कर सकते चीज़ को। यानी कि अगर आप 3 फेस पे ब्लैक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली 3 पे वाइट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि कंडीशन लगभग वही रहेगी। तो आप रिवर्स भी करोगे तो सेम चीज़ निकल के आएगी। तो इस तरीके से सिर्फ यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी बनेंगी सिर्फ 2। तो ओवरऑल हमारे पास जो वेज आए हैं वो कितने आ गए, अब इनको सबको सम कर दो तो टोटल 10 वेज आपके पास आ चुके हैं। यानी कि 10 डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको पेंट कर सकते हो। तो आंसर हमारा 10 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, while 3 of them can read neither of these 2 languages. The number of people who can read exactly 1 language. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वेन डायग्राम हम बना सकते हैं। चलो देखते हैं वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है टोटल 15 लोग हैं एक ग्रुप में, जिसमें से 7 लोग जो हैं वो फ्रेंच पढ़ते हैं, ठीक है, और 8 लोग जो हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, और 3 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है, डो नॉट रीड, NR लिख देता हूँ, ठीक है, कि कुछ भी रीड नहीं करते। अब ध्यान से देखो 15 लोग हैं, 3 कुछ नहीं पढ़ते,
ठीक है। तो बचे आपके पास कितने, अगर 3 कुछ भी नहीं पढ़ते तो टोटल आपके पास 12 बचे। अब इन 12 के अंदर 7 लोग तो फ्रेंच पढ़ रहे हैं और 8 लोग आपके पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, यही क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखो 12 लोग टोटल हैं और 7 और 8 को आप जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 तो 12 से ज़्यादा है ना। तो बहुत ऑब्वियसली आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, तभी तो टोटल 12 आएगा। अगर कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो रही है तभी 12 आ सकता है, अदरवाइज़ 15 हो जाएगा। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है ना वो आप साफ साफ इस तरीके से पता कर सकते हो, 7 में 8 जोड़ो टोटल 15 हो रहे हैं ना, लेकिन होने चाहिए 12। तो यानी कि जो ओवरलैपिंग होगी, जो ज़्यादा हो रहा है ना, 12 से कितने ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो वही ओवरलैप हो रहे हैं दोनों के अंदर, यानी कि 3 जो है वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। अब 3 अगर इसके अंदर आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रेंच है और ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश टोटल मेरे पास कितने हैं, इंग्लिश के टोटल मेरे पास 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे बचे कितने इंग्लिश के लिए, 5 इधर रह गए जो इंटरसेक्शन से अलग रहेंगे, जो कॉमन से अलग रहेंगे। सेम एज इट इज़ फ्रेंच में कितने रह जाएंगे, टोटल तो 7 है ना, अगर टोटल 7 हैं तो यहाँ पे कितने बचेंगे जो कॉमन सेगमेंट से बाहर होंगे, 4 रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम तैयार हो जाएगा और हम आंसर बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे बताना क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। तो खाली वन लैंग्वेज रीड करने वाले कितने लोग हैं, देखो जो इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन वाला इलाका है ना उसको हम लीव कर देंगे, बिकॉज हमें एग्जैक्टली वो रीड वन लैंग्वेज बताना है। तो 4 फ्रेंच के हो जाएंगे और 5 इंग्लिश के हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है कि इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स 70 आर इंडियंस, ठीक है। 100 लोग हैं कहीं पे, जस्ट वेट, कहीं पे 100 लोग हैं पार्टिसिपेंट्स है जहाँ पर 70 इंडियंस हैं, 70 आर इंडियंस, तो बाकी बचे 30 होंगे, ठीक है। अब ये 30 कौन होंगे, जो नॉट इंडियंस हैं या फॉरेनर्स लिख दो, ठीक है, मैंने NI लिख दिया है। इफ़ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, 60 जो है वो वेजिटेरियन है इनमें से, 100 में से, तो बच्चे भी 40 क्या होंगे, नॉन वेज होंगे, नॉन वेजिटेरियंस होंगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अच्छा अब करेक्ट बताना है। एटलीस्ट स्टेटमेंट नंबर 1, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियंस, यानी कि कम से कम 30 जो होंगे ना इंडियन, 30 इंडियन पार्टिसिपेंट वेजिटेरियन होने चाहिए। अब वेजिटेरियन में मुझे पता है 60 लोग हैं, अगर लीस्ट पूछा है ना एटलीस्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फिल करो यार। अगर इसको कितना फिल कर सकते हैं, जो नॉट इंडियंस है इसमें 30 मेंबर ही तो डाल सकते हैं, अगर 30 आप यहाँ डाल दोगे, ठीक है, तो बच्चे हुए 30 को तो इधर जाना ही पड़ेगा ना। अगर बच्चे हुए 30 इधर जाएंगे तो वही बात होगी ना, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियंस। एटलीस्ट के केस में सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे ना, मैक्सिमम की बात पूछते तो 60 के 60 इसके अंदर आ जाते हैं इंडियन के अंदर, लेकिन एटलीस्ट वाला केस है तो पहले हम दूसरे को फिल कर रहे हैं इसी वजह से। तो एटलीस्ट हमारा 30 इंडियन मस्ट बी वेजिटेरियन, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। अब नॉन वेज की बात आ गई, अब नॉन वेज में भी एटलीस्ट बोला है इंडियन के बारे में, तो हम क्या करेंगे, पहले इस 40 में से इसको फिलअप करेंगे। अब इसको पूरा फिल कर देते हैं तो 30 ही आ सकते हैं ना इसके अंदर। अब इसके अंदर बचे कितने, 10 रह जाएंगे। अब 10 को तो यहीं फिट करना ही पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट और नॉन वेजिटेरियन, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी ऑल मेंबर्स ऑफ क्लब वेंट टू मुंबई and stayed in a hotel. On the first day 80% went to for shopping, 50% went for sightseeing, whereas 10% took rest in the hotel. Which of the following conclusion can be drawn from the above given data, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि 100% थे ओवरऑल, इसमें से क्या होता है कि 10% तो रेस्ट करते हैं होटल के अंदर, 10%, यानी कि इन 10% को एक तरीके से साइड में ही रख देते हैं, ठीक है। तो बचे कितने हमारे पास, ये 90% लोग रह गए, जिनमें से कुछ लोग जाते हैं साइट सीइंग के लिए और कुछ जाते हैं शॉपिंग के लिए। ये कह रहा है कि जो 50% है वो जाते हैं साइट सीइंग के लिए, SS लिख देते हैं, और 80% जो है वो जाते हैं शॉपिंग के लिए, खाली SH लिख देते हैं, ठीक है। अब आप फिर से देखो कि 80% जो है, 80% ये रहे, 50% ये रहे, तो ये दोनों तो 90% से ज़्यादा हो गए ना, अगर सम करते 130% हो जाएंगे, लेकिन होने चाहिए 90%। अगर 90% होने चाहिए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग है। अब ओवरलैपिंग के लिए हम वही सिंपल से वेन डायग्राम बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ शॉपिंग वाला SH, शॉपिंग वाले इधर लिख देते हैं, और साइट सीइंग के लिए इधर लिख देते हैं। अब ओवरलैपिंग का मैंने बताया, जितना आपका 130% टोटल हो रहा है ना, लेकिन होना चाहिए 90, यानी कि कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है ना, तो जो 40 है ना वही ओवरलैप होगा, यानी कि वही जो
बीच में आएगा ना वो 40% आएगा, जो ओवरलैपिंग सेगमेंट है। अगर ये 40 है तो शॉपिंग के लिए कितना बचा, साइट सीइंग के लिए कितना बच जाएगा, 10 रह जाएगा, बिकॉज ओवरऑल जो है साइट सीइंग का वो 50 है। अगर 40 बीच में आ चुका है तो 10% इधर बचा ना अकेला। सेम एज इट इज शॉपिंग के लिए कितना बच जाएगा, टोटल 80% है और 40 बीच में इंक्लूड हो चुका है तो 40 इधर रह जाएगा। टोटल उसके शॉपिंग के सर्कल में तो 80% ही रहा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, यानी कि जो दोनों के बीच गए हैं कॉमन जो है वो 40% है, तो यही हमारा कॉमन 40% ही पहला स्टेटमेंट सही। 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, ओनली शॉपिंग के लिए सिर्फ 10% आया ना हमारा निकल के, जो सिर्फ शॉपिंग के सर्कल के शॉपिंग वाले सेगमेंट में है, ना ओवरलैपिंग के साथ है और ना ही शॉपिंग वाले में इंक्लूडेड कुछ भी है। तो खाली जो शॉपिंग वाला है, सॉरी ये साइट सीइंग वाला है ना 10%, तो शॉपिंग के लिए हमारा 40% है, ओनली फॉर शॉपिंग जो है वो 40% है, लेकिन बोला 20, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा ओनली 1, यानी कि ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट वेट। अब यहाँ पे इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, ठीक है। अ स्टूडेंट हु डजेंट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, ओके, यानी कि मान लो 100% कहीं पे बच्चे हैं, उनमें से ये कह रहा है कि 60% जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, CRI लिख देते हैं। अ स्टूडेंट हु डजेंट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, जो लोग अ स्टूडेंट जो क्रिकेट नहीं खेलता प्लेज फुटबॉल, यानी कि नॉट क्रिकेट जो है ना वो क्या खेलेगा, वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। और एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज़ गॉट 2 व्हीलर, यानी कि जितने भी फुटबॉल के प्लेयर हैं उन सबके पास 2 व्हीलर है, ये भी कह रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, किसको कंक्लूड नहीं कर सकते हम, ठीक है। 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर, देखो ये तो गलत बात है डायरेक्टली, बिकॉज हमें क्रिकेटर्स के बारे में नहीं पता ना, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जो भी फुटबॉल खेलता है उसके पास 2 व्हीलर है। अब ये तो नहीं कह सकते ना हम, ये तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना कंक्लूजन कि क्रिकेट वालों के पास भी 2 व्हीलर नहीं है, तो पहला गलत हो गया। नो क्रिकेटर हैज़ अ 2 व्हीलर, हाँ वही बात, ये भी गलत। यहाँ पे 60% ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा था वो, तो दोनों के दोनों गलत है ना, दोनों को एक तरीके से यही है कि बाकी जो 60% है उनके बारे में तो नहीं पता ना हमें, उनके पास है या नहीं है, हमें बस इतना पता है जो क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि 40% जो है उनके पास 2 व्हीलर है, सिर्फ इतना ही पता ना। अब ये थोड़ी नहीं ये नहीं कह सकते ना, ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके पास भी नहीं होगा, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट पहले तो गलत हो जाएंगे। अब थर्ड देखो, क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये भी नहीं हम कह सकते, बिकॉज हो सकता है कोई एक प्लेयर ऐसा हो जो दोनों गेम खेलता हो, है ना, तो थर्ड भी गलत। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हमें कैन नॉट ही बताना था, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों कंक्लूजन ही हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो 1 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब यार ये तो बहुत ही आसान है, जितने भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप बहुत ईजीली आराम से इसको जो बोला जाए वो ड्रॉ करते रहो तो बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। PQR आर 3 टाउन्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर है, ठीक है। फिर वेयरएज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R वो कितना है, वो 80 किलोमीटर है। Q इज़ इन द वेस्ट ऑफ P, ठीक है, एंड R इज़ इन द साउथ ऑफ P, ठीक है, यानी कि P के रिस्पेक्ट में Q जो है वो वेस्ट में है और R जो है वो साउथ में है, इस तरीके से। QP के बीच 60 किलोमीटर है, इसके बीच 80 किलोमीटर है, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। अच्छा, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो यार बहुत ही सिंपल है। देखो एक तरीके से ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 60 है, ये 80 है, यहाँ पे लोकेशन Q है, यहाँ P है और यहाँ R है, तो हमारा जो आंसर आएगा, इफ़ यू ऑल नो, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को पता होती है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। जिस किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको 90 डिग्री का एंगल मिलता है ना किसी भी जगह पे, अब वो एंगल कहीं भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का अगर एंगल मिलता है आपको किसी भी ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ है, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो परपेंडिकुलर और बेस, देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसको P बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज होती है। जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है ना,
वो हाइपोटेन्यूज हो जाती है, उसको एच से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और आपके बेस का स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। बस यही चीज़ आपको याद रखनी होगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से जाएंगे तो आपका ये हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी, तो ये किसके बराबर होगी, यानी कि 60 के स्क्वायर के और 80 के स्क्वायर के बराबर होगी बस। और यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब इन दोनों का स्क्वायर करते हो तो 3600, 80 का स्क्वायर करते हो तो 6400, दोनों को सम करोगे तो 10,000 निकल के आएगा। अब 10,000 एच स्क्वायर अगर 10,000 के बराबर है तो खाली एच जो होगा वो 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 आ जाएगा, यानी कि 100 हमारा आंसर। तो 100 किलोमीटर इज़ द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बस जो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना उसको अच्छे से प्लॉट करना होता है ऑन द पेपर। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ए को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये 20 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। देखो डायरेक्शन जब भी आप प्लॉट करते हो ना, हमेशा याद रखना पेपर पे जब प्लॉट करते हो तो राइट हैंड पे आपका ईस्ट हमेशा बनेगा, ठीक है, और वेस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। और ऊपर वाली साइड हमेशा नॉर्थ होती है और नीचे वाली साउथ हो जाएगी, ठीक है। अब उस हिसाब से देखें तो ए को मैंने 20 मीटर ईस्ट में चलाया, ठीक है। वेयर इज़ फ्रेंड बी जॉइनिंग, यानी कि यहाँ पे बी इसको मिलता है, ठीक है। दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। 10 मीटर इनको चला देते हैं सेम डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट की तरफ ही। फिर क्या होता है, देन ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 मीटर 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए जो है वो 2 मीटर चल रहा है, बी 8 मीटर चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। अब देखो ये जो एरो है ना, इस एरो की जगह ना आप ये सोचा करो कि आप फेस करके खड़े हो बस, तो डायरेक्शन बहुत इजीली पता चल जाती है। यानी कि जिस तरफ आप देख रहे हो उस तरफ आपका फेस हो जाएगा। अगर इस तरफ फेस है तो राइट और लेफ्ट कौन सा होगा, बहुत आसान हो जाता पता करना। अगर इस साइड आपका फेस है तो राइट इस तरफ हो जाएगी, लेफ्ट उस तरफ हो जाएगी। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि जो ए है वो तो लेफ़्ट चला जाता है, यानी कि लेफ़्ट इधर की तरफ होगा ना। और ये कितना बोल रहा है, ये 2 मीटर कह रहा है, ए के लिए 2 और बी के लिए कह रहा है 8 मीटर, ये इधर जाता है। तो बी इधर चला गया, ए इधर चला गया। इसके बाद पढ़ो अगेन बी टर्न लेफ्ट। अब देखो बी का जो एरो है उसके लिए राइट इधर हो जाएगा दिस साइड और लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेकिन कह रहा है बी जो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करता है 4 मीटर, लो 4 मीटर इसको चला देते हैं। फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, फिर दोबारा से राइट मुड़ेगा ये टू हिज राइट, उसके राइट में फिर 5 मीटर इधर मुड़ता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है, ठीक है। अब बी के लिए, ए के लिए देखते हैं। ए टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब ए का राइट क्या होगा, अगर आप फेस इस तरफ रखोगे तो राइट इस तरफ हो जाएगा और 12 मीटर चलते हैं, तो 12 मीटर चले जाते हैं तो ए भी अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अब ये ए का ऑफिस है यहाँ पर, जस्ट वेट, ये ए का ऑफिस है और ये बी का ऑफिस है। अब कहा जा रहा है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिस। अब इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। अब ये आपको बताना है कि ये कितना है, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसको ट्रायंगल बना लेंगे, ऐसे ऐसे इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस स्ट्रेट के लाइन के अगेंस्ट ही। ये जो लाइन थी इसके साथ में ही एज्यूम कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन को। मुझे ये पता है कि ये यहाँ से यहाँ 5 मीटर था, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। अच्छा ये देखो ये 2 मीटर यहाँ है, ये 8 मीटर यहाँ है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 10 मीटर हो जाएगी। और नीचे 5 है तो ये टोटल साइड, अगर इस साइड को देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है ना यहाँ पर, इसलिए मैंने ड्रॉ किया लाइन। तो ये वाली जो लाइन है जो हमारा एक तरीके से परपेंडिकुलर है, ये कितना हो जाएगा 10, तो ये है और 5 ही है, 10 और 5 15 इधर हो जाएगा। लेकिन अब आप बेस देखो, बेस कैसे आएगा, देखो ये टोटल कितना है 12 है। अगर ये टोटल 12 है लेकिन यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये और ये कितना होगा, ये इस 4 के बराबर होगा। बिल्कुल पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये जो 4 यहाँ पर है ये इसके बराबर ही तो होगा। यानी कि अगर ये 4 है तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, 8 इधर रह जाएगा, तो यानी कि 8 हमारा यहाँ रह जाएगा। और बस हमें बताना क्या है, अब ये चीज़ हमें x मान लो इसको फॉर एग्जांपल, यही तो बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिसेस। अब ये वही राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो इसका स्क्वायर और 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 64 स्क्वायर करेंगे 8 का, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, वो बराबर होगा x के स्क्वायर के। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर हमें पता चलेगा एक्स स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 17 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 17 आपका शॉर्टर डिस्टेंस आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है, वैसे तो पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन नहीं भी पता तो उसमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ही तो करना है, बस स्क्वायर करके इक्वल टू करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि एक प्रिंटर नंबर द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस टोटल 3089 डिजिट्स इन ऑल, हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव। ठीक है यार, कोई बुक प्रिंट की जा रही है, ठीक है, उसके अंदर ये कह रहा है, उसके ऊपर नंबरिंग होती है पेजेस की। अब जो प्रिंटर है ना, वो टोटल कितने डिजिट इस्तेमाल करता है। अब देखो बहुत सारे पेजेस होंगे उस बुक के अंदर, ठीक है। अब टोटल डिजिट जो इस्तेमाल करता है, डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना 3089 डिजिट इस्तेमाल करता है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस बताने हैं। हम देखते हैं कि अगर आप 1 से लेके 9 तक का प्रिंट करते हो पेज के ऊपर, तो टोटल कितने डिजिट आपके इस्तेमाल हो चुके हैं, 9 डिजिट हो चुके हैं इस्तेमाल, ठीक है, 1 to 9। फिर 10 से लेके, देखो ये सिंगल डिजिट थे इसलिए मैंने सेपरेटली लिखा, अब 2 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे 10 से और 99 तक चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि कितने डिजिट आप इस्तेमाल कर ले जा रहे हो। पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, 99 माइनस 80 करोगे, माइनस 10 करोगे तो 89, लेकिन 89 एग्जैक्ट नहीं होता, 90 पेजेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप 10 से अगर 12 के बीच बताओ कितने पेजेस है, तो डायरेक्ट माइनस नहीं करते, आप देखोगे 10, 11 और 12 3 पेजेस आ जाएंगे ना, एक ऐड हो जाता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे 90 पेजेस आ जाएंगे। अगर 90 पेजेस हैं तो डिजिट कितने इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो 90 × 2 हो जाएगा ना, तो 180 पेजेस, क्योंकि एक पेज पे 2 डिजिट हैं, बिकॉज 2 डिजिट नंबर है ना। अब 3 डिजिट नंबर पे आ जाते हैं, 100 से लेके 999 तक, तो कितने पेजेस हो जाएंगे यहाँ पे, 900 पेज होंगे। 900 पेज तो होंगे ही होंगे, लेकिन 3 डिजिट है, यानी कि एक पेज पे अगर 3 डिजिट हैं तो टोटल 2700 डिजिट आपके आ रहे होंगे, ठीक है, एक पेज पे। फॉर एग्जांपल देखो, आपके किसी पेज पे 100 लिखा हुआ है, अगले पेज पे 101 लिखा होगा, यानी कि एक पेज के ऊपर 3 डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो टोटल पेज कितने थे, 999 में से 100 घटाओगे, है ना, तो 899 आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में 900 पेज होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसमें 10 से अगर 12 की काउंट करोगे तो टोटल 900 पेज है मेरे पास, ठीक है। अब 900 पेज हैं और एक पेज पे 3 डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 900 पे कितने होंगे, 2700। अब ध्यान से देखो कि अभी तक मैं कितने डिजिट यूज़ कर चुका हूँ, 180 और 2700 टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 2889 डिजिट्स। लेकिन बोला गया है 3089, तो 3089 में अभी तक हम कितने डिजिट इस्तेमाल कर चुके हैं, 2889, तो कितने डिजिट और रह चुके हैं, 200 एग्जैक्ट बचे, ठीक है। अब 200 डिजिट देखो, अब पेज नंबर जो होगा वो 1000 से स्टार्ट होगा, यानी कि एक पेज पे 4 डिजिट इस्तेमाल हो रहे होंगे, ठीक है। तो 200 डिजिट बचे ना मेरे पास, तो कितने पेज यूज़ कर सकता हूँ मैं, 4 से डिवाइड कर दो तो 50 आ जाएगा। और 50 पेजेस अगर आप जाओगे तो कहाँ से कहाँ तक जाओगे, कहाँ से कहाँ तक जाओगे, 1000 से लेके आप 1049 तक ही जा पाओगे, ठीक है। इसी के अंदर आपके 50 पेज आ जाएंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1049, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन, ₹1 है आपके पास, 10 रुपये हैं और 50 रुपये हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन पे अ बिल ऑफ 107 रुपये आपको पे करना है, और आपके पास जो डिनोमिनेशंस है वो 1 रुपये के सिक्के हैं, 10 रुपये का नोट है और 50 रुपये हैं, ठीक है। अब कितने तरीक़ों से आप पे कर सकते हैं 107 रुपये, ठीक है, तो कर लेते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करो, सिस्टमेटिकली चलते हैं कि बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 50 50 और एक एक के सिक्के दिए उसने 7, तो 107 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब तरीका लिखते हुए चलते हैं इनके आगे। एक वे आपका ये हो चुका है 1। अब मैं क्या करता हूँ, अब 50 का नोट ए ही करता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, 50 का नोट ए ही कर देते हैं, और ये जो 50 का दूसरा नोट था इसकी जगह 10-10 रुपये देते हैं, 10-10 के नोट ही आते हैं, ठीक है। हो गए 50 और फिर 7, ये भी 107 रुपये हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एक और ऐड कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो 5 है ना 10-10 के नोट, 5 10-10 के नोट दिए थे। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके पीछे से ना हर 10 रुपये के नोट की जगह रिप्लेस करता हूँ, मतलब 10 सिक्के दे देता हूँ 1-1 रुपये के। अब मैं कॉइन पे आ जाऊँगा। अगर हर एक 10 रुपये के नोट को सिक्कों से रिप्लेस करता हुआ चलूँगा, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, इस 10 रुपये के नोट को हटा के 10-10 के सिक्के और जोड़ दूँगा। अब इसी तरीके से 5 और तरीक़ों से मैं पे कर सकता हूँ ना। यहाँ पे सिक्के सिक्के ले आऊँगा 10-10 के नोट की जगह, तो यानी कि 5 तरीके मेरे पास ये आ चुके हैं। अब इसके बाद अब और क्या हो सकता है, अब 50 के नोट की जगह भी 10-10 के नोट ले आते हैं, 10 फिर से 10 फिर से 10 फिर से 10 फिर से 10, और सेम ये एज इट इज़ प्रोसेस तो पीछे का ही, फिर से 10 10 10 10 और 10, और लास्ट में 7 रुपये अलग से सिक्के, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो नोट पे था मैं, ये 10-10 के मैंने 10 नोट दे दिए और 7 रुपये। एक तरीका तो मेरे पास ये निकल के आया। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके ना हर एक नोट को रिप्लेस करता हुआ चलूँगा किसके साथ, 10-10 के सिक्कों, मतलब 10 रुपये की जगह मैं 10-10 सिक्के देता हुआ चलूँगा। तो यानी कि 10 तरीके मेरे पे ये अलग से आ जाएंगे, बिकॉज 10 नोट है ना 10-10 रुपये के। अब इनको सिक्कों से रिप्लेस करता हुआ चलूँगा। तो टोटल मेरे पास जो वेज आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, टोटल मेरे पास वेज आ चुके हैं 10, ये 1 11 5 16 17 और 18। तो इस हिसाब से 18 तरीके हैं मेरे पास, अगर मैं इन डिनोमिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ 107 रुपये देने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई और तरीका मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने का होगा, बट कर सकते हैं। इफ़ यू कैन ट्राई देन यू कैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि स्विम पर जाती हैं सीता और गीता, और सीता जो है वो 2 दिन के गैप के बाद जाती है और गीता जो है वो 3 दिन के गैप के बाद जाती है। ठीक है, इफ़ ऑन 1st of January both of them went for a swim together, then when will they go together next। अच्छा, यानी कि कौन सी डेट पे वो दोनों एक साथ दोबारा से स्विमिंग पर जा रही होंगी, ये बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं सीता और इधर लिख देते हैं गीता की डेट्स। अगर पहले ही 1 जनवरी को जाती हैं दोनों, ठीक है, लेकिन सीता जो है ना, सीता वो 2 दिन का गैप रखती है और गीता जो है वो 3 दिन का गैप रखती है। अब इस गैप के हिसाब से चलोगे तो 2 और 3 तारीख को सीता नहीं जाएगी, यानी कि 4 को जाएगी। सेम एज इट इज़ गीता की बात करेंगे तो ये 5 को जाएगी, बिकॉज 2 3 4 ये 3 दिन का गैप रखेगी ना। आगे चलते हैं इसी तरीके से, तो 5 और 6 को ये नहीं जाएगी तो 7 को जाएगी। अगर 7 को जाती ये कितने को जाएगी, ये 3 दिन का गैप रखती है गीता, तो 6 7 और 8 ये 9 को जाएगी। ये आप वापस से 11 तारीख को जाएगी, बिकॉज 8 और 9 सॉरी 10 को जाएगी, 8 और 9 को नहीं जाएगी। और ये 3 दिन के बाद 10 11 12 को नहीं जाएगी, तो ये 13 तारीख को जा रही होगी नेक्स्ट। तो ये 11 और 12 को नहीं जाएगी, वापस 13 को जाएगी। ओके, 13 तारीख हमारे पास देखो, 13 तारीख जो है ना सिमिलर डेट मिली है, यानी कि 13 तारीख को ये दोनों एक साथ स्विम कर रही होंगी। तो नेक्स्ट डेट जो होगी हमारी वो 13 जनवरी होगी। आई होप यू गेट द आइडिया। आपको समझ आया होगा कि कुछ नहीं करना, सिंपली आप लॉजिक के साथ चलते रहो, जितने दिन का गैप था वो करते हुए आप चलते रहो। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे बच्चे एलसीएम वगैरह करने लग जाए, आप एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, वो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, कि 6 दिन बाद एक साथ चले जाएंगे और 7 आंसर टिक करके आ जाओगे, ऐसे नहीं कर सकते इसको। यहाँ पर सिंपली आप रीजनिंग के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हुए चलो। ठीक है, आपका आंसर 13 आ जाएगा। ओके, तो यार मुझे लग रहा है सेशन बहुत लंबा हो चुका है और अभी भी कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन और बचे हुए 2019 CSAT के रिगार्डिंग, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग से देख लेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।